मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। जैसा आप भी जानते हैं कि अम्ल और क्षार ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप स्कूल में हो या चाहे आप कॉलेज में हो या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, तो हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास अम्ल क्षार की अवधारणा। अम्ल क्षार का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वाद के अनुसार अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। तो स्वाद के अनुसार जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में होते हैं खट्टे, ठीक है। जैसे कि आप ले लो नींबू, आप आम, टमाटर, इमली, ठीक है। ये सारे जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें होता है अम्ल। और जो क्षार होता है, क्षार जो है वो होते हैं स्वाद में कड़वे, ठीक है। जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, इनको यदि आप टेस्ट करें तो देखें तो वो कड़वे होते हैं स्वाद में, ठीक। तो क्षार क्या होंगे? स्वाद में कड़वे। और अम्ल क्या होंगे? अम्ल जो होंगे वो स्वाद में खट्टे होंगे, ठीक है। लिटमस पेपर के आधार पर, तो लिटमस पेपर के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को बदल देते हैं लाल लिटमस में, रेड लिटमस में, ठीक है। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को, रेड लिटमस को बदल देते हैं नीला या ब्लू लिटमस में, ठीक है। अब ये लिटमस पेपर क्या होते हैं? जैसे आप लैब वर्क करते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ लैबोरेटरीज में आपको छोटे छोटे पेपर मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। वो 2 कलर का रहता है, एक ब्लू रहता है, एक रेड रहता है। तो उसका हम टेस्ट कैसे करते हैं? तो जो पदार्थ हमको मिलता है, हम सबसे पहले बना लेते हैं उसका विलयन, ठीक है। विलयन बनाने के बाद उस पदार्थ में हम वो जो लिटमस पेपर होता है उसको बारी बारी से डाल करके देखते हैं। यदि मान लीजिए कि हमने ब्लू लिटमस डाला और वो रेड हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल। और यदि हमने रेड लिटमस डाला और वो क्या हो गया? ब्लू हो गया, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? क्षार, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच वैल्यू के आधार पर। तो पीएच वैल्यू के आधार पर कैसे जानेंगे? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच वैल्यू होता है 7 से कम, ठीक है। और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कुछ पदार्थ ले लेते हैं, सिरका, नींबू का रस, खाने का सोडा, धोने का सोडा और अमोनिया, ठीक है। अब ये जो सिरका होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 2, नींबू के रस का 2, खाने का सोडा 9, धोने का सोडा 11 और अमोनिया का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है वो होता है 11। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका पीएच 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि इनमें से किसका पीएच 7 से कम है? तो ये 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे एसिड। और इन तीनों का पीएच वैल्यू जो है क्या है? 7 से अधिक है। तो जिनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है वो क्या होगा? क्षार। तो ये हो जाएंगे बेस। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? आपके क्षार। तो इस आधार से हम अम्ल और क्षार को अलग अलग बांटते हैं। पीएच वैल्यू एक्चुअल में होता है किसी भी पदार्थ या किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन का जो पोटेंशियल होता है वो कहलाता है पीएच। इसकी खोज की थी सोरेनसन ने, और सोरेनसन ने ही एक पैमाना बनाया था जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, और उसी स्केल के आधार पर हम अम्ल और क्षार को अलग अलग बांटते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्हेनियस का सिद्धांत। तो अर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है कि जो H+ दाता होते हैं वो होते हैं अम्ल, और जो OH- मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन दाता होते हैं वो कहलाते हैं क्षार, ठीक है। अब इसके अनुसार हमको करना क्या होता है कि जो पदार्थ हमको दिया जाता है सबसे पहले हम उसका बनाते हैं जेली विलयन, और उस जेली विलयन में यदि जो पदार्थ है वो H+ देता है, H+ त्यागता है, तो वो कहलाएगा अम्ल। और यदि जेली विलयन बनाने पर कोई पदार्थ हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वो पदार्थ कहलाएगा आपका क्षार, ठीक है। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है। हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसको जल में घोला जाता है, जब ये पानी के साथ घुलता है
तो ये बना लेता है Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। सॉरी, जब ये पानी के साथ घुलता है तो ये बना लेता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलना है, हाइड्रोक्सिल आयन। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन दाता होता है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या है, क्षार। मतलब NaOH क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षार। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम लेते हैं HCl, जब इसको पानी के साथ घोला जाता है तो ये बना लेता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ठीक है, अब देखिए ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है H प्लस आयन, और जो H प्लस दाता होता है, जो H प्लस आयन देता है वो क्या है, अम्ल। ठीक है, तो HCl क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल। ठीक, ये होता है अरेनियस का सिद्धांत। तो जो अरेनियस का सिद्धांत था वो मुख्य रूप से आधारित था पदार्थों के जलीय विलयन पे, परंतु कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे कि उनमें से अम्ल कौन होगा, क्षार क्या होगा। तो इसके लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत। ठीक है, या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ये बताते हैं कि जो प्रोटॉन दाता होता है वो अम्ल होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाएंगे, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन। ठीक है, तो जो H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन ग्राही होते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, आइए इसको भी उदाहरण से समझते हैं। HCl की अभिक्रिया कराते हैं पानी के साथ। ठीक है, HCl की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक, इस पूरे अभिक्रिया में क्या होता है कि जो HCl है वो अपना एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में किसको दे देता है, पानी को। ठीक, अब इस अभिक्रिया में, ठीक है, HCl ने क्या किया, HCl ने क्या किया, प्रोटॉन दे रहा है। ठीक है, इस पूरे अभिक्रिया में क्या हो रहा है, HCl जो है वो प्रोटॉन किसको दे रहा है, पानी को। ठीक है, अपना एक H प्लस आयन किसको दे दिया, पानी को दे दिया। तो चूंकि ये H प्लस आयन दे रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्ल। ठीक है, और पानी क्या कर रहा है, H2O क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है इसलिए हो जाएगा क्षार। ठीक, और ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया, और जैसे HCl ने अपना एक प्रोटॉन त्याग दिया तो ये किसमें बदल गया, क्लोरीन आयन में बदल गया। अब इस प्रोसेस को यदि हम उल्टा करें, इस अभिक्रिया को इस साइड से इस साइड कराते हैं, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन है, ये जो हाइड्रोनियम आयन है, अब जो है वो प्रोटॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो जैसे क्लोरीन को प्रोटॉन मिलेगा वापस ये क्या बना लेगा, HCl, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है जैसे इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, जैसे प्रोटॉन ये त्याग देगा तो ये किसमें बदल जाएगा, वापस पानी में। ठीक, अब इस साइड क्या हो रहा है, देखिए इस साइड में जो हाइड्रोनियम आयन है वो प्रोटॉन दे रहा है किसको, क्लोरीन को, तो देने वाला कौन है, हाइड्रोनियम आयन, तो इसलिए ये हो जाएगा अम्ल, और लेने वाला कौन है, क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन आयन हो जाएगा आपका क्षार। ठीक, चलिए एक और अभिक्रिया हम देखते हैं। अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अमोनिया की अभिक्रिया करा रहा है पानी के साथ, तो पानी के साथ जैसे अभिक्रिया करा रहा है तो क्या बता, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो इस अभिक्रिया में हुआ क्या है, ये जो पानी है वो अपना एक हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में दे रहा है किसको, अमोनिया। ठीक है, तो जैसे पानी एक हाइड्रोजन अमोनिया को दे रहा है तो अमोनिया क्या बना लिया, NH4 प्लस आयन, ये बन जाता है अमोनियम आयन में, और यहाँ से जैसे एक हाइड्रोजन गया तो क्या बच गया, यहाँ पे बच जाता है OH माइनस आयन। ठीक, अब इस पूरे प्रोसेस में इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन दिया कौन, पानी। ठीक है, मतलब पानी जो है वो प्रोटॉन दे रहा है, तो पानी हो जाएगा आपका अम्ल। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, जो H प्लस आयन दे रहा है वो क्या होगा, अम्ल। तो इस क्रिया में H प्लस आयन किसने दिया, पानी ने दिया, तो पानी हो गया आपका अम्ल। अब उस प्रोटॉन को ग्रहण किसने किया, अमोनिया ने, तो अमोनिया ने उसको ग्रहण किया तो अमोनिया हो गया आपका क्षार। ठीक, अब इस तरफ क्या बन गया, जैसे ये एक प्रोटॉन इसको मिला, ये किसमें बदल गया, अमोनियम आयन में, और पानी किसमें बदल गया, OH माइनस आयन में। अब इस
प्रोसेस को उल्टा करें जैसे पहले किए थे। अब यहाँ से एक प्रोटॉन आयन क्या होगा, पानी के पास चला जाएगा, ठीक है। जब प्रोसेस उल्टा चलेगा तो क्या होगा, जो अमोनियम आयन है वो जो है एक प्रोटॉन किसको दे देगा, हाइड्रोक्सिल आयन को। हाइड्रोक्सिल आयन को जैसे देगा तो ये अमोनियम आयन वापस किसमें बदल जाएगा, अमोनिया में, NH3 में। और जैसे इसको एक प्रोटॉन मिलेगा तो ये OH आयन जो है वो वापस किसमें बदल जाएगा, पानी में, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रिएक्शन इस दिशा में चल रही है तो प्रोटॉन त्याग कौन रहा है, प्रोटॉन त्याग रहा है अमोनियम आयन, ठीक है। जो अमोनियम आयन है वो प्रोटॉन त्याग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अम्ल, ठीक। और प्रोटॉन ग्रहण कौन कर रहा है, तो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है OH माइनस आयन, तो ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो ये हो जाएगा क्षार, ठीक। अब इस अभिक्रिया में हमारे पास 2 अम्ल और 2 क्षार हैं। चलिए इनको नंबरिंग कर देते हैं। इसको हम कहते हैं अम्ल 1, इसको हम बोलते हैं अम्ल 2, ठीक है। क्षार की नंबरिंग इधर से कर देते हैं, इसको बोलते हैं क्षार 1, इसको बोलते हैं क्षार 2, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास 2 अम्ल और 2 जो क्षार हैं, तो इसमें से एक अम्ल क्षार ऐसा है जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं अम्ल 1 और क्षार 1, ठीक है। अम्ल 1 और क्षार 1 को ले लेते हैं तो इन दोनों में यदि देखें तो सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर है। उसी तरह से हम ले लेते हैं अम्ल 2 और क्षार 2, अम्ल 2 और क्षार 2 को ले लेते हैं तो दोनों में क्या है, इनमें भी केवल एक प्रोटॉन का अंतर है, ठीक। तो ऐसे अम्ल क्षार जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है उनको हम बोलते हैं संयुग्मी जोड़ा, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैसे देखिए इसका संयुग्मी जोड़ा कौन सा होगा, ये, ठीक है। और इसका संयुग्मी जोड़ा हो जाएगा ये। जो संयुग्मी जोड़े होते हैं, जो कंजुगेट पेयर्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आप देख लीजिए कि पहला इनमें विशेषता क्या होती है कि इनमें एक हाइड्रोजन का अंतर होता है, ओनली, केवल एक हाइड्रोजन का, एक प्रोटॉन का ही इनमें अंतर होता है। और दूसरा चीज ये है कि एसिड का जोड़ीदार हमेशा बेस होगा, ठीक है। मतलब यदि हम कंजुगेट पेयर की बात करें, संयुग्मी जोड़ों की बात करें, तो एसिड का जोड़ीदार हमेशा बेस या बेस का जोड़ीदार हमेशा एसिड ही होगा। एसिड एसिड में या बेस बेस में संयुग्मी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए एक जोड़ा है अम्ल क्षार का, एक जोड़ा है, उसमें से एक स्ट्रॉन्ग है तो 100% दूसरा जो होगा वो वीक होगा। मतलब पेयरिंग कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में पेयरिंग होगी, ठीक है। जैसे एक पार्टनर वीक है तो दूसरा पार्टनर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। तो ये होता है संयुग्मी जोड़ा या संयुग्मी अम्ल और क्षार, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हायर एजुकेशन में इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप कई सारे एग्जांपल लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लारी का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से प्रोटॉनों के एक्सचेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता, तो उस कंडीशन में अम्ल क्षार को अलग अलग बांटने के लिए फिर एक नई थ्योरी दी गई जिसको बोला जाता था SST, सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी, या इसको हिंदी में बोलेंगे विलायक तंत्र धारणा, ठीक। ये जो SST है इसको KD और LC नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, और इनके अनुसार अम्ल जो है वे पदार्थ होते हैं जो विलायक की सांद्रता में धन आयनों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। मतलब यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में या जिसकी वजह से विलायक की सांद्रता में धन आयनों की वृद्धि हो जाए, ठीक है, धन आयनों की मात्रा बढ़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे अम्ल या एसिड। और यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से विलायक की सांद्रता में ऋण आयनों की वृद्धि होगी, ठीक है, एनायनिक प्रकृति की जब वृद्धि होगी तो वो कहलाएगा क्षार या बेस, ठीक। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। तो जब हम SOCl2 की अभिक्रिया SO2 के साथ कराते हैं, SO2 द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो किस रूप में है, एक विलायक के रूप में है, तो जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, SO2 प्लस आयन प्लस 2Cl माइनस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो विलायक है, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करने से क्या हो रहा है, इस विलायक के धन आयन में वृद्धि हो गई,
ठीक है, जो विलायक पहले उदासीन था अभिक्रिया के बाद उसमें धन आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये धन आवेश किस वजह से हो रहा है? इसकी उपस्थिति के कारण। तो ये जो होगा वो कहलाएगा अम्ल। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या कहता है? एसएसटी का सिद्धांत कहता है कि जो विलायक की सांद्रता में धनायन की वृद्धि करे, जिसकी वजह से धनायन बढ़ जाए, वो क्या होगा? आपका अम्ल। ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि फिर से जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH2SO3 के साथ। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? ये बना ले रहा है SO2SO3 2- यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बना रहा है? 2- आयन और बना रहा है CH2+ आयन। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर से देखिए, जो विलायक पहले उदासीन था अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है? उसमें N आयन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब जो विलायक उदासीन था अब वो क्या हो गया? आयनित हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है, कौन सा आवेश उसमें उत्पन्न हुआ? ऋण आवेश। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जब ऋण आयन में वृद्धि हो, ऋण आवेश में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक, तो ये ऋण आयन में वृद्धि किस वजह से हो रही है? इसकी वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्षार। ठीक, तो ये होता है एसएसटी। एसएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के लिए, बट कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें सॉल्वेंट यूज ही नहीं होता, किसी प्रकार का कोई विलायक उसमें यूज ही नहीं होता है, उस कंडीशन में हम उसको अम्ल क्षार में कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए फिर से एक नया सिद्धांत दिया गया और उसको बोलते हैं लक्स फ्लोट का सिद्धांत। ठीक है, ये भी अलग अलग साइंटिस्ट थे, लक्स और फ्लोट, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो ऑक्साइड आयन ग्राही होते हैं, ठीक है, जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्साइड आयन ग्रहण करते हैं उनको बोला जाता है अम्ल, और जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्साइड आयन देते हैं, जो अभिक्रिया के दौरान ऑक्साइड आयन त्यागते हैं, उनको बोला जाता है क्षार। इस उदाहरण से समझते हैं। हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में कोई विलायक नहीं है, इस अभिक्रिया में ना तो प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इस अभिक्रिया में ना तो हम पानी के साथ इसको घोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार? ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना है हमको? ये जो लक्स फ्लोट का सिद्धांत है, इस आधार पे हम पहचानेंगे कि इनमें से अम्ल कौन होगा और वो क्षार कौन होगा। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया विधि। ये इस क्रिया विधि को हम समझते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, सबसे पहले ये आयनित हो जाएगा और टूट जाएगा कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड आयन है, ये जो ऑक्साइड आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के बना लेता है कार्बोनेट, और ये जो कार्बोनेट है वो फिर कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? देखिए, इस अभिक्रिया में ऑक्साइड आयन जो है वो दे कौन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड आयन दे रहा है, जो ऑक्साइड आयन दाता है, वो क्या हो जाएगा? क्षार। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा हमारा? क्षार। अब ये जो ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, इसको ग्रहण कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये उसको ग्रहण करके बना रहा है इधर कार्बोनेट। तो ऑक्साइड आयन ग्रहण किसने किया? तो जो ऑक्साइड आयन ग्राही होता है वो क्या होगा? अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा आपका? अम्ल। ठीक, इस तरह से। तो ये होता है लक्स फ्लोट का सिद्धांत। इसके बाद देखते हैं लास्ट में लुईस का सिद्धांत, लुईस का अम्ल क्षार का सिद्धांत। तो लुईस का सिद्धांत क्या कहता है कि वे पदार्थ जो लोन पेयर ग्राही होते हैं, मतलब अभिक्रिया के दौरान जो लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, जो ग्रहण करते हैं,
वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान जो लोन पेयर दाता होते हैं, जो लोन पेयर देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अमोनिया और BF3, जब दोनों आपस में क्रिया करता है तो ये बना लेता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, एक उपसंयोजी यौगिक बन जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉनों से 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेता है। ठीक है, बच जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इन्हीं को ही बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो बंध के निर्माण में भाग नहीं ले रहा है या नहीं लेते, उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या LP। और उसी तरह से जो बोरान होता है, बोरान के अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी 3 फ्लोरीन के साथ सहयोग कर लेता है। अब जब दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो परमाणु होता है वो अपना लोन पेयर दे देता है किसको, बोरान। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये अपना जो लोन पेयर दे देता है बोरान को, और यहाँ इसके दोनों के बीच बन जाता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे दिया, बोरान को। जैसे बोरान को लोन पेयर देता है तो दोनों एक बंध से बन जाते हैं। ये कौन सा बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, अब इस क्रिया में देखिए क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर किसको दे रहा है, बोरान को। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोन पेयर दान कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान कर रहा है किसको, बोरान को, और बोरान जो है उस लोन पेयर को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके बना रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, तो अब देखिए, तो जो लोन पेयर दाता होता है वो क्या होगा, क्षार। मतलब ये हमारा नाइट्रोजन, मतलब ये जो NH3 है वो क्या होगा, ये होगा क्षार। क्यों, क्योंकि वो लोन पेयर दान कर रहा है। अब लोन पेयर ग्रहण कौन कर रहा है, तो लोन पेयर ग्रहण कर रहा है कौन, BF3 बोरान परमाणु। तो ये हो जाएगा आपका अम्ल। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं लुईस क्षार और लुईस अम्ल। ठीक, तो ये था आपका लुईस का अम्ल क्षार का सिद्धांत। ये जो लुईस का अम्ल क्षार का सिद्धांत है, ये हायर एजुकेशन में काफी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। लगभग सारे अम्ल क्षार के जो मुख्य सिद्धांत है उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।